सीमांचल का दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन करेंगे साहिबगंज का दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। गोड्डा की सुंदर पहाड़ी में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। रांची सीबीआई कोर्ट में डोरंडा कोषागार मामले में मंगलवार को बचाव पक्ष की ओर से हुई बहस। 19 अगस्त को फिर से होगी सुनवाई। सहरसा में नाव हादसे में 3 की मौत, बलतौड़ा घाट पर हुआ ये हादसा। आधा दर्जन लोगों ने तैर कर बचाई जान। नमस्कार, सुप्रभात में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज गई है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें पंचायत चुनाव भी शामिल है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना 24 अगस्त को जारी होगी। पहला चरण ठीक 1 महीने बाद यानी कि 24 सितंबर को होगा। 12 दिसंबर को आखिरी चरण का चुनाव होना है। वहीं 29 सितंबर को दूसरे चरण का चुनाव कराने जाने की बात सामने आई है, जबकि अक्टूबर महीने में तीसरे, चौथे और 5वें चरण के लिए चुनाव होंगे। इस महीने में 8, 20, 24 तारीख को चुनाव कराए जाएंगे। वहीं नवंबर महीने में 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें चरण के चुनाव होंगे। इस महीने में 3, 15, 24, 29 तारीख को चुनाव कराए जाएंगे। दिसंबर महीने में आखिरी 2 चरणों के चुनाव होंगे, यानी कि 8 और 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि कोरोना की वजह से अब की बार चुनाव में देरी हो रही है, लेकिन बिगुल बजने से प्रतिनिधियों में उत्साह जाहिर हो रहा है। ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और जिला परिषद के लिए चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मी के डीए में बढ़ोतरी पर मुहर लगाई गई है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और बाढ़ से बिहार के कई जिले प्रभावित हैं। ये 4 तस्वीरें बाढ़ और बर्बादी की गवाही दे रही है। खगड़िया जिले के 52 पंचायत बाढ़ में जलमग्न हो गए हैं। इन पंचायतों की करीब 1.5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। सबसे बुरा हाल परबत्ता और गोगरी प्रखंड का है। कटिहार में भी गंगा, कोसी, महानंदा नदियों के जल स्तर में लगातार वृद्धि होने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। समस्तीपुर में गंगा नदी इन दिनों अपने पूरे उफान पर है। सबसे आखिरी तस्वीर पटना जिले के बिहटा की है। मनेर के ग्रामीण इलाकों के अलावा कई शहरी इलाकों में भी नदियों का पानी घुस गया है, जहां कई प्रखंडों के दियारा इलाके इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीमांचल के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। मंत्री के साथ अधिकारियों का दल भी साथ जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री बाढ़ राहत शिविर का भी निरीक्षण करेंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल भी खगड़िया और नौगछिया जिले का दौरा किया था और वहां पर जो समस्याएं थी उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर अपनी बातों को रखते हुए ये कहा कि राहत कार्य लोगों तक जरूर पहुंचाई जाए, हर संभव मदद की जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक जगह पर राहत का शिविर में जो लोगों की संख्या है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ कोरोना काल भी है और दूसरी ओर बाढ़ का कहर। ऐसे में एक जगह ज्यादा लोगों को एकत्रित करना सही नहीं है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि राहत सामग्री भी पूरी तरह से अलग अलग इलाकों में पहुंचाई जा रही है, ताकि लोगों तक जो भी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। और इस खबर को लेकर हमारे संवाददाता मरगूब जुड़ चुके हैं। मरगूब, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीमांचल के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे।
देखिए सूर्य, मुख्यमंत्री का आज फिर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा का कार्यक्रम है। एरियल सर्वे करेंगे, उसके बाद वो सड़क मार्ग से बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री 11 बजे दिन में पटना से हेलीकॉप्टर से निकलेंगे सीमांचल के इलाकों में। सीमांचल में तो हमारे पास जानकारी है, मुख्यमंत्री पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज इन इलाकों का दौरा करेंगे। सड़क मार्ग से मरगूब किन जगहों पर मुख्यमंत्री जाएंगे? मैं वही आपको बता रहा था सुरभि, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज इन 3 जिलों का दौरा है जी। उसके बाद मुख्यमंत्री तीनों जिलों में सड़क मार्ग से भी जाएंगे और वहां बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण करेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल बेगूसराय, नवगछिया, भागलपुर और खगड़िया में बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया, वहां लोगों के बीच राहत सामग्री को तत्काल और बढ़ाने का निर्देश दिया। तो मुख्यमंत्री आज सीमांचल के इलाकों में भी देखना चाहते हैं कि अगर हालात कैसे हैं। कल हमसे जब उन्होंने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि हम अभी बाढ़ को लेकर के बहुत चिंतित हैं और लगातार हम दौरा कर रहे हैं, अभी और मेरा दौरा होगा और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। तो बिल्कुल बाढ़ को लेकर के मुख्यमंत्री बहुत चिंतित हैं। जी मरगूब, सीमांचल क्षेत्रों में इलाकों में कौन कौन सी नदियां इस वक्त अपने जल स्तर में वृद्धि देखी जा रही है? कौन सी नदियां ऐसी हैं जो ज्यादा उफान पर है? देखिए, सीमांचल के इलाकों में कई नदियां जाती है, वहाँ सहायक नदियां ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, वहाँ का जो दरखु नदी है वो सहायक नदियां है, वो ज्यादा है। वहाँ अगर आप कहेंगे तो गंगा सीधे वहाँ नहीं पहुंचती, गंडक नहीं पहुंचती, लेकिन सीमांचल का इलाका बहुत नीचा इलाका है, तो वहाँ का जो रूरल इलाका है वहाँ पानी बहुत जल्द पहुंचता है और वहाँ हालात बहुत खराब हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत वहाँ है सुरभि कि हम लोगों के इलाके में जो उत्तर भारत का इलाका है वहाँ सड़कें हैं, वहाँ बड़े बड़ी पुलियां हैं, लेकिन उस इलाकों में बहुत हद तक सड़क भी नहीं है, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी होती है। नाव का परिचालन नहीं हो पाता, तो लोग टायर में कह सकते हैं कि लगा करके नाव का अस्थायी नाव बना करके अपनी जिंदगी, यही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं कि आखिर हालात क्या है, किस तरीके के हैं। तो वहाँ के लिए भी निश्चित तौर पर वो विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, इसीलिए मुख्यमंत्री आज सीमांचल का दौरा। बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से बाढ़ से अलग अलग जिले इस वक्त प्रभावित हैं, बाढ़ का दंश हर वर्ष बिहारवासी झेलते हैं और जाहिर सी बात है लोगों को काफी सारी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। बिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालातों का मंगलवार को सीएम नीतीश ने लिया जायजा। सबसे पहले सीएम ने बाढ़ प्रभावित भागलपुर और खगड़िया जिले का हवाई सर्वे किया और नुकसान का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने भागलपुर में बाढ़ राहत शिविर का जायजा लेते हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया। बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार ने मटिहानी प्रखंड के खोरमपुर गांव के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया। इस दौरान दर्जनों बाढ़ पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से पॉलिथीन नहीं मिलने की शिकायत की। इसके साथ ही कई तरह की असुविधा की शिकायत बाढ़ पीड़ितों ने सीएम से की। खगड़िया में सीएम ने परबत्ता प्रखंड के दुधैला गांव स्थित गोगरी नारायणपुर तटबंध का निरीक्षण किया। अधिकारियों से तटबंध की स्थिति की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने परबत्ता के हाई स्कूल में बाढ़ पीड़ित महिलाओं के बीच साड़ी वितरण किया। तो अलग अलग जिलों का दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जारी है और इसी कड़ी में जब वो भागलपुर पहुंचे, नौगछिया पहुंचे, उन जिलों में पहुंचकर उनकी तरफ से हवाई सर्वेक्षण तो किया ही गया, साथ ही साथ जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसका भी जायजा मुख्यमंत्री ने लिया। आपको बता दें कि राहत शिविर का जायजा के साथ साथ बिहार सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन भी चलाए जा रहे हैं और उन कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। इसके अलावा जो महिलाएं वहां पर राहत शिविर में हैं उन्हें साड़ी वितरण भी किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। और इसके अलावा कुछ अन्य दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि राहत शिविर में लोगों की संख्या का ध्यान रखना है और इसे देखते ही पूरे इंतजामात करने हैं। रियल भी सर्वे करते हैं और जा करके कहाँ क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। अभी एक महिला ने बताया, तो अभी उसके परिवार में लोग फंसे हुए हैं, तो तत्काल कहा गया उनको लाइए, हर तरह से उसको सहायता दीजिए। तो ये सब सर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की एक बड़ी जमात है, उनके लिए कुछ अस्थायी निदान किया जा रहा है क्या बिहार सरकार के द्वारा? देखिए, हम लोग तो अपनी तरफ से
से जितना संभव है सभी इस बात को इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसके लिए आप प्रबंध करिए, सुरक्षा के लिए उपाय करिए, प्रोटेक्शन का, कि पानी अंदर ज़्यादा न जाए, इसके लिए भी सब कुछ कहा गया है। तो आप जानते हैं हम लोग 2007 में तो आपदा प्रबंधन के लिए काम शुरू किया और ये भी कह दिया कि आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार सरकार के खजाने पर है, तो ध्यान में रख करके सब तरह का इंतजाम किया जाता है। पहले कोई सोचता भी नहीं, आज हर तरह से इंतजाम किया जाता है कि कोई भी जो भी इलाका प्रभावित है वहाँ के लोगों को राहत देना है, उनको मदद करना। तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लौटने के बाद सीएम ने कहा कि बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है और हम लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। हर जिले के अधिकारी को तत्काल लोगों को हर स्तर पर राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। सब देख लिया है पूरे तौर पर और जहाँ कहीं भी काफी ज्यादा मैंने बाढ़ का, गंगा नदी का बाढ़ का बहुत बढ़ाव है, तो उसके चलते बहुत एरिया प्रभावित है और वहाँ पर क्या लोगों की राहत के लिए काम हो रहा है ये भी देखना जरूरी है। और फिर बेगूसराय के बारे में पहले नहीं सोचा था, लेकिन मैं पूरा देख के तो फिर मेरे मन में आया कि ये काफ़ी प्रभावित है, तो फिर वहाँ भी चले गए और सब जगह देख कर क्या है, सब जगह हो रहा है और जहाँ कहीं के बारे में कुछ भी कहना था लेकिन सबको बता दिया है और लोग राहत चला रहे हैं, केंद्र चला रहे हैं, लोगों के भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। सारी बात है, लोगों से भी बातचीत है, जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई कमी है तो उसको पूरा करने के लिए भी हमने पूरा दिशा निर्देश दिया है। और रुकते ही साहेबगंज में बाढ़ के हालात को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की बात कही है। बता दें कि साहेबगंज सदर शहर, उदवा, राजमहल, मंडरो और बरहरवा प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का कहर जारी है, कई इलाकों में पानी भर गया है। मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि शहरी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली काट दी गई है। तो बता दें कि बिहार के कई इलाके तो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं ही, लेकिन झारखंड के भी शहरी इलाकों में अब बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और यही वजह है कि वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अलग अलग प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है। शहरी इलाकों की बात करें तो वहां पर बिजली कटने की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। अब ऐसे में हेमंत सोरेन अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे और उन क्षेत्रों पर पहुंचकर लोगों की जो भी समस्याएं होंगी उन्हें सुनकर उन समस्याओं का निदान करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। इससे पहले भी कई इलाकों का दौरा उनकी तरफ से किया जा चुका है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का आज गोड्डे में भी दौरा है। सुंदर पहाड़ी के टेशो बथान में सीएम का कार्यक्रम है, जहां वो योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन के साथ नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 11:30 बजे सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है। तो बता दें कि 11:30 बजे सीएम हेमंत सोरेन गोड्डा पहुंचेंगे और वहां पर कुछ योजनाओं को लेकर उनकी तरफ से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें शिलान्यास की, तो कुछ ऐसी जगह है, उद्घाटन है, जहां पर उनकी तरफ से कुछ ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत की जाएगी जिसका शुभारंभ आज किया जाना है। इसके अलावा नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जाएगा।
तो इस वक्त हमारे संवाददाता आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। आदित्य, क्या कुछ कार्यक्रम हेमंत सोरेन का आज वहां पर है? जी, आपको बता दें कि आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी गोड्डा आने वाले हैं, जिसमें कि नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा और इसको लेकर के सारी इंतजाम यहाँ पर पूरी कर ली गई है जिला प्रशासन द्वारा। जी, इसके अलावा जो शिलान्यास किया जाना है वो कौन सी योजनाएं हैं, कौन से कार्यक्रम हैं? इसका अभी कुछ तो पूरा ये नहीं आ पाया, पूरा सूची नहीं आ पाया किस चीज का शिलान्यास करना है, लेकिन जिस जगह पर शिलान्यास होना है वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और लगातार सुबह से ही प्रशासन वहाँ पर दौरे में है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य। तो किन कार्यक्रमों का, किन योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है, इस बात की चर्चा तो अभी तक नहीं हो पाई है, पुष्टि नहीं हो पाई है। रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 90 दिनों की पेरोल अवधि कम करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। जेल आईजी के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बता दें कि एनोस एक्का को सरकार ने 90 दिनों का पेरोल दिया था, लेकिन बाद में कारा महानिरीक्षक ने एक आदेश जारी कर पेरोल की अवधि 60 दिनों की कर दी है, जिसके बाद एनोस एक्का को सरेंडर करने को कहा गया। जेल आईजी के इस आदेश को एनोस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेल आईजी के आदेश को निरस्त कर दिया और पेरोल की अवधि घटाने के आदेश को खारिज कर दिया है। रांची बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक में आशीर्वाद यात्रा सहित पार्टी विस्तार को लेकर चर्चा की गई, जिसके तहत हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ आगामी 21 अगस्त को बीजेपी मानव श्रृंखला का आयोजन करेगी और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी जारी रहेगा। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रदेश के महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार हर क्षेत्र में विफल नजर आ रही है। आपराधिक घटनाएं चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। झूठे वादे, झूठे आश्वासन के साथ सत्ता हासिल करने वाली सरकार के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरने को तैयार है। इस पूरे आंदोलन की योजना बनी और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में उस दिन सड़क पर उतर करके राज्य की जनता के हित में और राज्य सरकार को उनके वादे पूरे करने की याद दिलाने के लिए केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत रांची पहुंची। बूटी मोड़ चौक पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मौके पर रांची के विधायक सीपी सिंह, मेयर आशा लकड़ा, उप महापौर संजीव विजय वर्गीय, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, कांके विधायक समरी लाल, पूर्व विधायक रामकुमार पाहन समेत काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनकी तरफ से जो कोशिशें हैं, जो अपार प्रेम जनता का उन्हें मिल रहा है, इसके लिए वो सभी को धन्यवाद करती हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री बनने पर उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार में जन्मे को इतना सम्मान मोदी जी ने दिया, उनका आभार मैं व्यक्त करती हूं। लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है और इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने झारखंड की बेटी, झारखंड की बहू, एक साधारण घर से आने वाले उन्होंने सम्मान दिया है। तो निश्चित रूप से लोग उत्साहित भी हैं, खुश भी हैं और आने वाले समय में भी जो लोगों का सम्मान और जो स्नेह और प्यार मिला है, आने वाले समय में निश्चित रूप से ये प्रयास करूंगी कि जो जवाबदेही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस जवाबदेही का ईमानदारी से निर्वहन।
केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह मंत्री बनने के बाद पटना साहिब पहुंचे, जहां उनके पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री के पहुंचते ही ढोल बाजे बजने लगे। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। वहीं आरसीपी सिंह ने भव्य स्वागत देख प्रफुल्लित होकर कहा कि कार्यकर्ता हमारी पूंजी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत कार्यकर्ताओं के हौसले से ही होना है और ये हमारा भी कर्तव्य है। पटना साहिब के साथी सब लोग हमको अच्छा लग रहा है। हम तो पटना साहिब आते रहेंगे और हमारे जितने यहाँ साथी सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जो सब लोग इतनी संख्या में है और सब में उत्साह है। और बड़ी खबर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर रांची के सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष की मंगलवार से बहस शुरू हो गई है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में 108 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। आज पूर्व आईएएस और तत्कालीन वित्त सचिव डो फूलचंद सिंह के अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ की। मंगलवार से सीबीआई के विशेष न्यायालय में हाइब्रिड मोड पर सुनवाई प्रारंभ हो गई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में ये बहस शुरू हुई है। इस मामले में बहस की अगली तारीख 19 अगस्त मुकर्रर की गई है। वहीं फूलचंद सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया, हमारे क्लाइंट पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं बनता है। इससे संबंधित दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत भी किए गए हैं। समस्तीपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा उनकी तरफ से किया गया। नित्यानंद राय सबसे पहले मोहनपुर प्रखंड के रसलपुर घाट पर पहुंचे, जहां से उन्होंने मोटर बोट पर सवार होकर मोहनपुर और मोहिउद्दीन नगर प्रखंड की कई पंचायतों का दौरा किया। वहां जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराए गए सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। मंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो प्राथमिक व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जान माल का किसी तरह नुकसान ना हो, इसके लिए एनडीआरएफ की एक पूरी टीम इलाके में तैनात की गई है। जो भी प्राथमिक व्यवस्था हो सकता है, सारी की सारी व्यवस्था प्रशासन के लोगों ने यहाँ किया है। डीएम साहब वहाँ अच्छी व्यवस्था इस जिले के लिए और बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए किए हैं। यहाँ एसडीओ साहब को इसका प्रभार दिया गया है, समझे ना, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। एनडीआरएफ की पूरी एक टीम यहाँ है ताकि कोई जान माल के किसी को खतरा न हो। उस परिस्थिति छपरा में छत पर काम करने के दौरान 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान आजमपुर निवासी 50 वर्षीय राजेंद्र राम के रूप में की गई है। घटना परसा थाना क्षेत्र के वीर कुंवारी गांव की है, जहां नागेंद्र राय के घर पर मरम्मत का काम चल रहा था। मजदूर राजेंद्र राम शौचालय की छत पर चढ़कर खप्पड़ उतार रहे थे, तभी वह 11,000 बिजली का तार संपर्क में आया, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो गई। शेखपुरा में राशन कार्ड होने के बावजूद दिव्यांग महिला अनाज के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। दिव्यांग महिला ने अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। अनुमंडल कार्यालय के समीप बैठी बच्ची के साथ दिव्यांग महिला बरबीघा प्रखंड के गंगटी गांव निवासी गुड़िया देवी है। राशन कार्ड तो बन गया, लेकिन इनके बच्चों के नाम का और आज तक उन्हें उनके बच्चों के नाम पर राशन नहीं मिल पाया, जबकि प्रदेश में पति जो हैं वो कमाई करते हैं और इस कारण उनका भरण पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा।
औरंगाबाद में नवीन नगर के अंकरोहा स्थित नवीन नगर पावर जनरेटिंग कॉरपोरेशन यानी कि एनपीजीसी प्लांट के विस्थापित किसान और स्थानीय युवाओं ने रोजगार के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। नवीन नगर के विधायक डब्ल्यू सिंह ने कंपनी और सरकार के प्रति जमकर अपनी भड़ास निकाली। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्लांट के शुरू होने पर 5 किलोमीटर के किसानों को निःशुल्क बिजली, आरएनआर के पैसे से क्षेत्र का विकास और किसानों को एक मुश्त मजदूरी, 60% युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा, लेकिन धरातल पर यह दिखाई नहीं देता। मुंगेर में बाढ़ प्रभावित के बीच सूखा राशन बांटने के लिए 3000 पैकेट तैयार किए गए। राशन का पैकेट वार्ड दियार, बरियारपुर और खड़गपुर के बाढ़ प्रभावित के बीच बांटा जाएगा। मुंगेर में 33 पंचायतों के लगभग 1,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए 20,000 पैकेट सूखा राशन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। शासन पूरी मशीनरी लगी हुई है बाढ़ राहत आपदा में। जो लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ में उनको राहत पहुंचाने में, और निश्चित रूप से जिला प्रशासन और हमारे पुलिस प्रशासन और सभी लोग इसमें अच्छा कर रहे हैं। जामताड़ा में सुपाईडीह पंचायत के भालगढ़ा में सड़क दुर्घटना में पति की मौत हो गई। वहीं गंभीर स्थिति में पत्नी और बच्चे को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से बेहतर उपचार के लिए पीएमसीएच धनबाद भेजा गया। मृतक की पहचान पबिया श्यामलापुर के गणेश बेसरा के रूप में की गई है। गढ़वा जिले में एक कोल्ड स्टोरेज के शिलान्यास को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। गढ़वा सदर प्रखंड के सोहगांव में विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर को कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास करना था, लेकिन मंत्री महोदय को अचानक तबीयत बिगड़ गई। शिलान्यास कार्यक्रम फिर से टल गया। इससे पहले 10 दिन पूर्व ही शिलान्यास करना था, लेकिन उस दिन भी ये कार्यक्रम टाल दिया गया था। बोकारो में थर्मल थाना क्षेत्र के कथारा मोड़ फर्नीचर दुकान के मालिक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अनुसंधान में जुट गई। मृतक के भाई राजेश कसेरा ने बताया कि आशीष कसेरा सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला था, जो लौटकर घर वापस नहीं आया। परिजन तलाश कर रहे थे। इस बीच खबर मिली कि दुकान में उसने फांसी लगा ली। रांची के बुंडू तमाड़ में इन दिनों मनसा पूजा की धूम है। मां मनसा पूजा में पूरे आस्था और विश्वास के साथ देवी तुल्य पूजा की जाती है। नाग सांप को मनसा देवी की सवारी माना जाता है, इसलिए मनसा मां की प्रतिमा में नाग सांप भी बनाया जाता है। सर्प देवी के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। कई भक्तगण मनसा पूजा में अपने गाल, पेट, छाती और जीभ में तार के त्रिशूल को आर पार कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस बुलेटिन में। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।